बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फंड्स की बात और ये हमारी डिजिटल स्पेशल पेशकश है। और आज के इस ब्रॉडकास्ट में हम बातचीत करेंगे लार्ज और मिड कैप कैटेगरी की। और अगर किसी भी कैटेगरी को समझना हो, किस तरीके के फ्लोज उस कैटेगरी में आ रहे हैं, क्लाइंट्स के बीच में कितने पॉपुलर है, बाकी कैटेगरीज से कितनी डिफरेंट है, ये सब बातें समझने के लिए शायद डिस्ट्रीब्यूटर्स से बेटर कोई नहीं हो सकते। और इसीलिए इस स्पेशल पेशकश में हमारे साथ मिस्टर रुपेश नागदा मौजूद हैं, जो कि सीईओ हैं फैमिली फर्स्ट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के। रुपेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो इनफैक्ट अगर हम लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो ये जानना चाहेंगे अभी करंट मार्केट सिनेरियो में कितनी पॉपुलर ये कैटेगरी है इन्वेस्टर्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, लार्ज और मिड कैप का। किस तरीके के फ्लोज फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी डे टू डे डीलिंग होती है क्लाइंट से, क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है फिलहाल? नमस्कार। लार्ज और मिड कैप कैटेगरी एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी बन चुकी है अभी, क्योंकि ये आपको लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट का एक्सपोज़र देती है और साथ में मिड कैप का भी एक्सपोज़र देती है। तो साथ में ये जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो एक स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ का कॉम्बिनेशन मिलता है। इसलिए इन्वेस्टर्स में अभी इस कैटेगरी की काफ़ी अच्छी चर्चा है। एट द सेम टाइम इस कैटेगरी में फ्लोज़ भी काफ़ी कंसिस्टेंट आ रहे हैं। हम्म। ये किसी का भी जब लॉन्ग टर्म होराइज़न हो, तो ये कैटेगरी ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस भी दिया है। सो ये कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा अभी चर्चित कैटेगरी है। अच्छा, आपने टाइम होराइजन की बात की। आपके हिसाब से एटलीस्ट कितना टाइम होराइजन इस पर्टिकुलर कैटेगरी को देना चाहिए, या फिर जो भी क्लाइंट डीलिंग होती है किस तरीके का होराइजन क्लाइंट्स लेकर आते हैं जब इस कैटेगरी को पिक करना चाहते हैं, या क्या सजेशंस यूजुअली दिए जाते हैं? दीपाली जी, बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा है आपने। नॉर्मली जब भी कोई आदमी इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, हम उसे कहते हैं कि मिनिमम आप 5 से 7 साल के लिए आइए, और अगर आप इससे ज़्यादा समय के लिए आते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज़ कम समय में मार्केट की वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी और इसके कारण रिटर्न्स में ऊपर-नीचे आपको देखने मिलेगा। पर जब आपका होराइज़न 5 से 7 साल का होता है, चांसेस ऑफ मेकिंग वेरी हाई रिटर्न इज़ गुड, एंड इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए आइए। और इस कैटेगरी में पर्टिकुलरली जहाँ पर लार्ज कैप और मिड कैप है, मिड कैप कैटेगरी के प्रेज़ेंस होने के कारण थोड़ा-सा टाइम फ्रेम अगर आपका ज़्यादा रहेगा, तो इट इज़ ऑलवेज़ गुड। आपकी वॉलेटिलिटी कम रहेगी फंड में और आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। मार्केट में और भी कई सारी ऐसी फंड कैटेगरी मौजूद हैं जहां पर लार्ज कैप और मिड कैप्स में आपको एक्सपोजर मिलता है। फॉर इंस्टेंस अगर हम फ्लेक्सी कैप की ही बात क्यों ना करें, तो अगर एक कंपैरिजन सेट करना चाहें, अंडरस्टैंड करना चाहें, फ्लेक्सी कैप फंड्स के मुकाबले या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के मुकाबले किस तरीके से डिफरेंट होती है लार्ज और मिड कैप कैटेगरी? हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज़ काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ये दोनों कैटेगरी सेम है और दोनों डाइवर्सिफाइड कैटेगरी के अंदर आती हैं। बट सेबी के डेफिनिशन से अगर हम जाएँ, तो फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर फंड मैनेजर को पूरी अनुमति होती है और फ्रीडम होता है उसे कोई भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट करने का। मतलब उसे अगर लगता है कि लार्ज कैप ज़्यादा अच्छा करेंगे और इफ ही वांट्स टू बी इन 100% लार्ज कैप, वो पूरा का पूरा अपना पोर्टफोलियो लार्ज कैप के ऊपर बना सकता है, मिड कैप के ऊपर बना सकता है और स्मॉल कैप। बट जब हम लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की बात करते हैं, तो सेबी ने स्पेशली मैंडेट किया हुआ है कि 35% लार्ज कैप में और 35% स्मॉल कैप में हर समय आपका इन्वेस्टेड होना चाहिए। इसलिए ये कैटेगरी आपको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करती है, जहाँ पे लार्ज और मिड दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा रहेगा। जबकि फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर के मुताबिक वो डिसाइड करता है कितना वेटेजेस कहाँ रखना है। तो कभी कोई पर्टिकुलर एरिया में वेटेज बढ़ सकता है और कभी कोई एरिया में वेटेज कम हो सकता है। ओके। अच्छा रुपेश जी, डे टू डे मीटिंग आपकी या इंटरेक्शन क्लाइंट्स के साथ होता होगा, क्या इस पर्टिकुलर कैटेगरी को लेकर कुछ मिसकंसेप्शंस भी यूजुअली इन्वेस्टर्स के मन में होती हैं? क्या कुछ सवाल आते हैं? क्योंकि अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें पिछले कुछ सालों में, या फिर सिंस इंसेप्शन और अब तक अगर हम देखें, तो काफ़ी इवॉल्व इस इंडस्ट्री में क्या है। एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट होता था, एक लार्ज कैप ले लीजिए, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, आपका डाइवर्सिफिकेशन हो गया। अब तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं और डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी एक बड़ा फील्ड मिलता है इन्वेस्टर्स को। तो इस पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन पहले ये बताइए, क्या कुछ मिसकंसेप्शंस भी क्लाइंट्स के मन में होती हैं इस कैटेगरी को लेकर, डे टू डे इंटरेक्शन से जो आपने ऑब्जर्व किया?
दीपाली जी, सबसे बड़ा एक ही मिसकंसेप्शन है कि जब कोई आदमी लार्ज और मिड कैप में इन्वेस्ट करता है, तो उन्हें स्टेबिलिटी लार्ज कैप की चाहिए होती है, बट रिटर्न्स मिड कैप के चाहिए होते हैं। हुँ, तो ऐसा कभी कोई सिनेरियो आए जब मिड कैप में करेक्शन ज़्यादा हो, तो उन्हें उन्हें ऐसा लगता है कि ये फंड ने अपना काम नहीं किया और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दे रहे हैं। सो जो भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि लार्ज कैप और मिड कैप का मिश्रण है इसमें। सो हर मार्केट साइकिल में ये फंड लार्ज कैप को आउट परफॉर्म या मिड कैप को आउट परफॉर्म नहीं कर सकता है। हाँ, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप एक सुपीरियर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, बिकॉज़ इसमें लार्ज कैप की स्टेबिलिटी और स्मॉल कैप की ग्रोथ पोटेंशियल है। हुँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ है कि इसको लार्ज कैप के साथ कंपेयर नहीं करना है एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम, और मिड कैप के साथ कंपेयर नहीं करना है। हुँ। लोगों को क्या लगता है कि ये लार्ज और मिड कैप है, तो जब अच्छी चल रही है मार्केट तो मिड कैप का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, और जब मार्केट थोड़ी खराब होती है, तो उन्हें लगता है कि फंड मैनेजर को पूरा लार्ज कैप में होना चाहिए था और मेरी वॉलेटिलिटी कम करनी चाहिए थी। लेकिन एक चीज़ बताइए, अच्छा अभी हम फ्लेक्सी कैप से कंपैरिज़न कर रहे थे। कॉमनली फ्लेक्सी कैप से काफ़ी कंपैरिज़न लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का होता है। आपने किस तरीके से डिफरेंट है वो तो बताया, या फिर जो इन्वेस्टमेंट बिहेवियर है दोनों फंड्स का वो किस तरीके से अलग है वो समझाया। लेकिन अगर हम सेक्टर एलोकेशन, थीम एलोकेशन की बात करें, वो किस तरीके से डिफर करती है फ्लेक्सी कैप के मुकाबले? अ, देखिए, इसमें जब फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास पूरी फ्रीडम होती है कि कोई भी मार्केट कैपिटलाइजेशन को चूज कर सकता है, तो वो उसके डिपेंडेंसी के ऊपर होती है कि उसे लार्ज कैप में ज़्यादा जाना है कि मिड कैप में ज़्यादा जाना है। तो इस प्रति कई काफ़ी सारे जो सेक्टर्स हैं, वहाँ पे भी फंड मैनेजर कुछ सेक्टर्स में ज़्यादा एक्सपोज़र ले सकता है और कुछ थीम को वो ज़्यादा प्रेफ़र कर सकता है। जब हम लार्ज एंड मिड कैप सेक्टर पर्टिकुलरली कैटेगरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम उसे 35% लार्ज कैप और 35% मिड कैप में तो रखना ही है। तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करती है कैटेगरी, और इसमें फंड मैनेजर को थोड़ा बैलेंस अप्रोच लाना पड़ता है, सो दैट वो लार्ज और मिड कैप दोनों को जस्टिफाई कर सके। हुँ। अच्छा, आपने परफॉर्मेंस की बात की थी रुपेश जी अभी, कि आम तौर पे इन्वेस्टर्स जब इस कैटेगरी को चुनते हैं तो मिड कैप्स की तरह रिटर्न चाहते हैं तेज़ मार्केट में, और खराब मार्केट हो तो लार्ज कैप्स की स्टेबिलिटी। तो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस को विद रिगार्ड्स टू रिटर्न इस पर्टिकुलर कैटेगरी में? सबसे पहले तो हम कस्टमर को ये बताते हैं कि आप जब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप एक लंबे समय के लिए आइए। और पर्टिकुलरली जब हम लार्ज कैप और मिड कैप की बात करें, तो आपको मिनिमम 5 से 7 साल की इन्वेस्टमेंट होराइज़न से आना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सके। सेकंड, आप जब इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है, वो है वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन तभी आती है, जब आपका फंड आपको एडिशनल अल्फा दे सके। तो वो जब एडिशनल अल्फा कब देगा? जब आप उसे एक प्रॉपर टाइम फ्रेम देंगे, और एट द सेम टाइम आप जब रिटर्न एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो रिटर्न भी आपको एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं देखना है, थोड़े लंबे समय पे उसको इवैल्यूएट करना है। और तीसरा, ये कैटेगरी आपके कोर पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, ना कि आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो में और स्पेक्युलेटिव बेट में। हम यही चाहते हैं कि आप जब भी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करें, लंबे समय के लिए करें और इसे अपने कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएँ। इससे आपको रिटर्न्स भी अच्छे आएँगे, आपकी वॉलेटिलिटी भी थोड़ी कम हो जाएगी, और साथ-साथ में आप रियल टर्म वेल्थ क्रिएट कर पाएँगे। ओके। अच्छा रुपेश जी, फिर एक चीज़ और आपके इसी जवाब से, आपने टाइम होराइज़न कितना होना चाहिए इस पर्टिकुलर कैटेगरी में वो बताया। अब एक सवाल ये है कि कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये कैटेगरी सूट करती है? अग्रेसिव इन्वेस्टर्स खरीदें या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स भी ले सकते हैं, पहला सवाल। और दूसरा इसी का पार्ट ये है कि क्योंकि ये 2 कैटेगरीज़ को कैटर कर रही है ये कैटेगरी, लार्ज कैप्स को भी, मिड कैप्स को भी, जो बिगिनर्स हैं, जो पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, छोटे चंक्स के साथ शुरुआत कर रहे हैं, क्या वो इस पर्टिकुलर फंड इस कैटेगरी के साथ शुरुआत कर सकते हैं? मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि जो बिगिनर्स हैं और फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो लार्ज कैप साइड पे आएँ तो ज़्यादा बेटर है। उनकी वॉलेटिलिटी थोड़ी कम रहेगी। नो डाउट रिटर्न्स थोड़े कम रहेंगे, बट लार्ज कैप साइड से आएँ तो उन्हें बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, जैसे उनका एक्सपीरियंस आता है और जैसे उनका होराइज़न बढ़ता है, तब ये कैटेगरी ले सकते हैं, बिकॉज़ इसमें मिड कैप 35% रहेगा, तो ये फंड की वॉलेटिलिटी एज़ कंपेयर टू लार्ज कैप हमेशा थोड़ी ज़्यादा रहेगी। इसलिए बिगिनर्स को मेरा सजेशन ऐसा रहेगा कि आप
पहले लार्ज कैप में आएँ और फिर आपका अगर एक्सपीरियंस अच्छा है या आपने सही उसको समझ गए हैं म्यूचुअल फंड क्या है, तब आप डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में। शुक्रिया रुपेश जी आने के लिए हमारे इस खास पेशकश में और लार्ज और मिड कैप कैटेगरी से जुड़ी तमाम बारीकियां बातें हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। आई एम श्योर अगर कुछ एप्रीहेंशन कंफ्यूजन हमारे व्यूअर्स के मन में रहा होगा तो वो आज इस कॉन्वर्सेशन को सुनकर ज़रूर दूर होगा। थैंक यू सो मच अपना टाइम लेंड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो इसी के साथ इस डिजिटल स्पेशल पेशकश में इतना ही। कोई भी व्यूज़ सजेशंस आपके हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात।